आज हम अध्ययन करेंगे सांद्रता पर वेग की निर्भरता एवं वेग स्थिरांक। सक्रिय द्रव्यमान के नियम के अनुसार किसी निश्चित ताप पर किसी सरल रासायनिक अभिक्रिया का वेग उसके स्थायिकीयोमिति समीकरण में उपस्थित क्रिया कारकों के सक्रिय द्रव्यमान के गुणनफल के समानुपाती होता है। एक बहुत ही सामान्य अभिक्रिया जिसमें कि एक क्रियाकारक A परिवर्तित हो रहा है उत्पाद B में, उस अभिक्रिया का वेग हम दे सकते हैं, अभिक्रिया का वेग इज प्रोपोर्शनल टू CA। यहाँ पर CA जो है क्रियाकारक A का सक्रिय द्रव्यमान है। यह तो एक सामान्य अभिक्रिया हुई, किंतु जटिल अभिक्रियाएं जिनमें क्रियाकारक के अणुओं की संख्या एक से अधिक होती है, तो वेग समीकरण में उस क्रियाकारक की सांद्रता पर वह जो संख्या है वह घातांक के रूप में आ जाती है। इसका हम सामान्य उदाहरण ले सकते हैं। एक सामान्य अभिक्रिया है A molecules of reactant A plus B molecules of reactant B changing into product। तो इस अभिक्रिया का वेग जो होगा वह R इज प्रोपोर्शनल टू रिएक्टेंट A की कंसंट्रेशन रेस्ट टू द पावर A एंड रिएक्टेंट B की कंसंट्रेशन रेस्ट टू द पावर B, और वेग dx by dt इज इक्वल टू k a रेस्ट टू द पावर a एंड b रेस्ट टू द पावर b। यहाँ पर k जो है वह वेग नियतांक कहलाता है, और यह जो समीकरण है dx by dt इज इक्वल टू k a रेस्ट टू द पावर a एंड b रेस्ट टू द पावर b, यह जो है इस अभिक्रिया के लिए वेग नियम कहलाएगी। अब यदि दोनों क्रियाकारकों A एवं B की सांद्रता इकाई हो, तो उस स्थिति में क्या होगा कि dx by dt विल बी इक्वल टू k, अर्थात वेग स्थिरांक किसी अभिक्रिया का वह वेग है जब अभिक्रिया में भाग लेने वाले समस्त अभिकारकों की सांद्रता इकाई हो, अर्थात इस विशिष्ट अभिक्रिया वेग भी कहते हैं। विशिष्ट अभिक्रिया वेग क्या होगा? जब अभिक्रिया में भाग लेने वाले सभी क्रियाकारकों की सांद्रता इकाई हो, तो जो अभिक्रिया का वेग होगा वह विशिष्ट अभिक्रिया वेग कहलाएगा। वेग स्थिरांक या विशिष्ट अभिक्रिया वेग का मात्रक एवं इकाई। जैसा कि हमें याद है, अभिक्रिया का वेग बराबर होता है सांद्रता परिवर्तन की दर, सांद्रता में परिवर्तन बटा परिवर्तन में लगा हुआ समय। अब सांद्रता की इकाई हमें मालूम है मोल प्रति लीटर, और समय की इकाई क्या है? सेकंड। सेकंड चूंकि नीचे आ रहा है तो मोल प्रति लीटर इंटू सेकंड इनवर्स, और यदि हम समय को सेकंड के स्थान पर मिनट में लेंगे तो यहां पर मिनट इनवर्स आ जाएगा। अब एक सामान्य अभिक्रिया हम जैसे लेते हैं A मोलिक्यूल्स ऑफ A प्लस B मोलिक्यूल्स ऑफ B चेंजिंग इनटू प्रोडक्ट, तो उस अभिक्रिया के लिए अभिक्रिया का वेग हो जाएगा R इज इक्वल टू के A रेस टू द पावर A एंड B रेस टू द पावर B, जैसा कि हमने ऊपर लिखा है। अब अभिक्रिया का वेग जैसा कि अभी हमने ऊपर लिखा मोल्स प्रति लीटर प्रति सेकंड हो गया, इज इक्वल टू के। अब A और B दोनों क्या है? सांद्रता है, तो मोल प्रति लीटर और उसकी घात को हमने A प्लस B, दोनों को मल्टीप्लिकेशन में, इसलिए उनको एडिशन में आ गया। ठीक है। अब हम विशिष्ट अभिक्रिया वेग या वेग स्थिरांक की इकाई ज्ञान करना चाहते हैं, तो हम इसको इस तरह से लिखेंगे कि K इज इक्वल टू मोल्स पर लीटर इंटू लीटर पर मोल रेस्ट टू द पावर A प्लस B इंटू सेकेंड इनवर्स। अब इसको हम मोल्स पर लीटर और लीटर पर मोल को A प्लस B की जगह हमने क्या लिख दिया? डेल्टा N, और इसको अगली स्टेप में हम लिख देंगे मोल पर लीटर रेस्ट टू द पावर 1 माइनस डेल्टा एन सेकेंड इनवर्स। अतः जो K की इकाई होगी वो क्या होगी? मोल्स पर लीटर रेस्ट टू द पावर 1 माइनस डेल्टा एन एंड सेकेंड इनवर्स। यहाँ डेल्टा एन जो है अभिकारक अणुओं की कुल संख्या है। डेल्टा एन इज इक्वल टू A प्लस B।
अब आती है बात अभिक्रिया की कोटि एवं अणु संख्यता की। अभिक्रिया की कोटि क्या होती है? किसी सामान्य रासायनिक अभिक्रिया की कोटि का तात्पर्य उस अभिक्रिया के लिए प्रयोग द्वारा वेग निर्धारित समीकरण में सांद्रता पदों के घातांकों के योग से है, जिस पर कि अभिक्रिया का वेग निर्भर करता है। एक सामान्य अभिक्रिया को हम निम्न प्रकार से दे सकते हैं: A plus B molecules of B plus C molecules of C changing into product। तो द्रव्य अनुपाती क्रिया के नियम के अनुसार इस अभिक्रिया का वेग R हो जाएगा, R बराबर वेग नियतांक K A रेज़ टू दी पावर A प्लस B रेज़ टू दी पावर P प्लस C रेज़ टू दी पावर C, और R इज इक्वल टू K एंड सांद्रता रेज़ टू दी पावर A प्लस B प्लस C। और A प्लस B प्लस C को यदि हम एक पद में लिख दें तो इसकी जगह n लिख दें, तो यहां पर n क्या होगा? अभिक्रिया की कोटि होगी। यदि किसी अभिक्रिया के वेग समीकरण में सांद्रता घातांकों का योग 1 है तो उस अभिक्रिया के वेग केवल सांद्रता के प्रथम घात पर निर्भर करेगा एवं उसे हम प्रथम कोटि की अभिक्रिया कहेंगे, और उसे हम लिखते हैं A इज चेंजिंग इनटू प्रोडक्ट और रेट इज इक्वल टू K A रेज़ टू दी पावर 1। इसके लिए अभिक्रिया की कोटि 1 हो जाएगी। इसी प्रकार यदि 2A रेज़ चेंजिंग इनटू प्रोडक्ट है तो उसकी रेट जो है R इज इक्वल टू K2 A रेज़ टू दी पावर 2, और इस अभिक्रिया की कोटि 2 हो जाएगी। इसी प्रकार तीसरी कोटि की अभिक्रिया के लिए उसकी कोटि 3 हो जाएगी। यहाँ यह ध्यान रखने योग्य बात है कि अभिक्रिया की कोटि पूर्णांक ही हो यह जरूरी नहीं है, यह भिन्न या शून्य भी हो सकती है। बहुत सारी विषमांगी अभिक्रियाएं जिनमें अभिक्रिया की कोटि शून्य या भिन्न संख्या होती है हमें ज्ञात है, जैसे कि ठोस उत्प्रेरक की सतह पर किसी भी गैस का विघटन। इन अभिक्रियाओं में ठोस उत्प्रेरक की संपूर्ण सतह गैस के अधिशोषण के कारण अणुओं से ढक जाती है, जिससे कि अभिक्रिया का वेग अभिकारकों की सांद्रता पर निर्भर ही नहीं करता और अभिक्रिया क्या होता है? शून्य कोटि की हो जाती है। भिन्न के रूप में उदाहरण दे सकते हैं हम पैरा हाइड्रोजन का ऑर्थो हाइड्रोजन में कन्वर्जन। इस अभिक्रिया का वेग जो है वो हो जाएगा R इज इक्वल टू K पैरा हाइड्रोजन की कंसंट्रेशन रेज़ टू दी पावर 3/2, तो इसकी जो कोटि है वह 3/2 होगी। अब बात आती है अभिक्रिया की अणु संख्यता की। किसी भी रासायनिक अभिक्रिया की अणु संख्यता उस अभिक्रिया के स्टाइकियोमेट्री समीकरण में उपस्थित कुल अणुओं, परमाणुओं, आयनों या मूलकों की संख्या के योग के बराबर होती है। बहुत सामान्य अभिक्रियाओं के लिए अभिक्रिया की कोटि एवं अनुसंख्यता का मान समान होता है। प्रथम कोटि की अभिक्रिया के लिए अभिक्रिया की कोटि व अनुसंख्यता 1 है। द्वितीय कोटि की अभिक्रिया के लिए उसकी कोटि 2 होगी, तृतीय कोटि के लिए उसकी कोटि 3 होगी तथा अणु संख्यता क्रमशः 2 एवं 3 होगी। यहां पर यह ध्यान रखने योग्य बात है कि अधिकांश जटिल अभिक्रियाएं जो एक से ज्यादा पदों में संपन्न होती है उनके लिए अभिक्रिया की कोटि व अणु संख्यता का मान भिन्न भिन्न होता है, क्योंकि अभिक्रिया के वेग निर्धारित पद में जो कि धीमी गति से होता है उसमें उपस्थित अणुओं की सांद्रता पर उस अभिक्रिया का वेग निर्भर करता है और वह अभिक्रिया की कोटि कहलाता है, जबकि अणु संख्यता संपूर्ण अभिक्रिया में उपस्थित क्रियाकारक अणुओं, परमाणुओं या आयनों की संख्या के योग के बराबर होती है। एक उदाहरण ले सकते हैं हम N2O5 का अपघटन। N2O5 का अपघटन निम्न क्रियाविधि से संपन्न होता है: N2O5 चेंजिंग इनटू N2O3 प्लस O2। यह एक स्लो स्टेप है और यह रेट डिटरमाइनिंग स्टेप है। अगली स्टेप जो है वो फास्ट है, उसमें N2O3 चेंजिंग इनटू NO प्लस O2, और अब जो N2O5 का एक मॉलिक्यूल है वो NO के मॉलिक्यूल जो कि इस पद में बना उससे क्रिया करके 3NO2 बनाता है। तो संपूर्ण अभिक्रिया को हम लिख सकते हैं twice N2O5 changing into 4NO2 plus O2।
तो इस अभिक्रिया का वेग जो होगा वो N2O5 की जो सांद्रता है उसकी पहली घात के ऊपर निर्भर करता है, क्योंकि N2O5 का 1 मोल जो है वो वेग निर्धारित पद में समीकरण जो है उसमें हिस्सा ले रहा है, किंतु इस अभिक्रिया की जो अणु संख्यता है वह क्या है, 2 है। किसी अभिक्रिया की कोटि व अणु संख्यता में अंतर बहुत ही अधिक बार आपकी परीक्षाओं में यह प्रश्न पूछा जाता है। तो अणु संख्यता यह अभिक्रिया के स्टाइकियोमेट्री समीकरण में उपस्थित कुल अणुओं, परमाणुओं व आयनों की संख्या के बराबर होती है, जबकि कोटि जो है वेग निर्धारित पद में भाग लेने वाले अणुओं, परमाणुओं व आयनों की संख्या के बराबर होती है। अणु संख्यता एक सैद्धांतिक पद है, जबकि कोटि एक प्रायोगिक पद है। अणु संख्यता का मान धनात्मक ही होता है, लेकिन कोटि का मान धनात्मक, ऋणात्मक, शून्य भी हो सकता है। अणु संख्यता का मान केवल पूर्णांक होता है, लेकिन जो कोटि है वह भिन्नात्मक भी हो सकती है। अणु संख्यता केवल निश्चित पद के लिए ज्ञात की जाती है, इसका संपूर्ण अभिक्रिया से कोई संबंध नहीं है, किंतु कोटि एक संपूर्ण अभिक्रिया के लिए ज्ञात की जाती है। अणु संख्यता से अभिक्रिया की क्रियाविधि के बारे में कोई जानकारी प्राप्त नहीं होती है, जबकि अभिक्रिया की कोटि चूंकि वेग निर्धारित पद से निर्धारित की जाती है, तो यह अभिक्रिया की क्रियाविधि के बारे में संपूर्ण जानकारी देती है।